Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be covering the 20th chapter of ACCA F7 and the name of the chapter is Group Disposals. तो अभी एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 विच इज़ अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स. वो मैंने अभी छोड़ा हुआ है. दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और उसके क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं. मैं कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, बट अभी मैं ग्रुप डिस्पोजल कराना चाहता हूँ. रीज़न बीइंग दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर. इट्स नॉट अ बिग चैप्टर जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका छोटे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो अभी चैप्टर क्या है, इसमें क्या करना है, लेट्स स्टार्ट. सो ग्रुप डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि जैसे दिस इज पेरेंट कंपनी, दिस इज सब्सिडरी कंपनी. हुआ क्या, अगर ड्यूरिंग द ईयर पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल कर दिया और डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के एंड से पहले पहले एक डेट तक, पर्टिकुलर डेट तक, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल कर दिया, सारी की सारी फर्म बेच दी, तो उसका हमारी इंडिविजुअल बुक्स एंड कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है. तो हो सकता है सुन के तुम घबरा जाओ कि यार सेल हो गया, पता नहीं और कितनी कैलकुलेशंस होंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं. 10-12 पेज का चैप्टर है एंड दैट्स इट. बहुत छोटा चैप्टर है, तो घबराना मत. ये मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस है ये चीज़ देखना कि हम इसमें क्या करेंगे. तो तुम्हारे माइंड को घबराने से थोड़ा ईज करने के लिए मैं तुम्हारे को एक बार ये पढ़ के सुनाता हूँ, तो तुम्हें कहो, तुमको लगेगा कि सर ये तो बहुत ही हम ऐसे घबरा रहे थे. सुनो. इन दिस चैप्टर वी विल बी कंसिडरिंग हाउ टू डील विद द सिचुएशन where a parent sell its shareholding in a subsidiary during the year. We will have to calculate profit or loss on disposal in the statement of profit and loss for both the parent and the group. ये चीज़ हमें इस चैप्टर में करनी है. तो सिंपल सा मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना है ऑन डिस्पोजल. दैट्स इट. In FR exam, a 20 mark group account preparation question will not include disposal of a subsidiary. मतलब डिस्पोजल वाला पार्ट 20 मार्कर क्वेश्चन में नहीं आता, बट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कैन बी टेस्टेड एल्सवेयर इन एग्जाम, लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन में या जो 4 मार्कर होते हैं, including within interpretation question where candidates may be required to analyze the impact of disposal, कि disposal का क्या impact होगा. This chapter contains an example of a disposal showing the effects of consolidation financial statement as an illustration, but a candidate will not be required to do this in exam. इसका मतलब क्या है, इसमें जो इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसमें बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है कि अगर जब हम कोई सब्सिडरी को सेल करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन करने को नहीं आएगा. दिस इज़ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम चीज़ बेचते हैं, अपनी सब्सिडरी को बेचते हैं, तो बुक्स में क्या इफेक्ट आएगा, सिर्फ वो समझने के लिए. ठीक है. तो डिस्पोजल्स में जैसा मैंने बताया था, व्हेन अ शेयर होल्डिंग इन अ सब्सिडरी इज डिस्पोज्ड ऑफ, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन पेरेंट्स कंपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक तो इंडिविजुअल में दिखाना है और एक ग्रुप में दिखाना है. अब बात आती है इंडिविजुअल में हम इसको कैसे दिखाते हैं. तो इंडिविजुअल पेरेंट में इट इज शोन सेम एज अ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट. अगर मैं कोई नॉन करंट एसेट सेल करता हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, काफ़ी बार पढ़ा हुआ है. वो ही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करके दिखानी है एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. तो जब भी हमारा कोई नॉन करंट एसेट सेल होता था, हम क्या करते थे, कितने का सेल हुआ माइनस हमारी बुक्स में क्या वैल्यू है, तो जो भी प्रॉफिट आता था दैट इज़ प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल. तो इसका इफेक्ट क्या होता था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाता था, और बैलेंस शीट में से हमारी जो नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो ज़ीरो हो जाती थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेल होगी हमारी. सेम थिंग इज़ हेयर. तो सिंपल हमें क्या करना है, हमने जब हमारा कोई भी सब्सिडरी सेल कर देंगे
तो पेरेंट जब अपनी इंडिविजुअल बुक्स बनाएगा तो वो निकालेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, कैसे, कितने का सेल किया, बुक्स में इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इंडिविजुअल बैलेंस शीट में तो गुडविल हम निकालते ही नहीं है। तो सिंपल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में था, सेल प्रोसीड्स, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा और बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट में से वैल्यू माइनस होकर जीरो हो जाएगी क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने सेल कर दी। एज सिंपल एज दैट, बस यही है। द गेन मस्ट बी रिपोर्टेड एज एन एक्सेप्शनल आइटम, मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द फेस ऑफ पेरेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में इसको शो करना पड़ेगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आएगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो होते हैं उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले हम इस प्रॉफिट को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। पेरेंट की बुक में व्हाट वी हैव टू डू, इट मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ पेरेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ शो करेंगे, आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद हम इस गेन या लॉस को शो करेंगे। ठीक है, एनी टैक्स ऑन गेन इज कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू गेन इन प्रॉफिट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी टैक्स वगैरह होता है वो हमारी जैसे जैसे बुक्स बनती रहेंगी वैसे वैसे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम फुल डिस्पोजल कर लें। अब यहाँ एक अच्छी बात क्या है, पार्ट डिस्पोजल तुम्हारी बुक्स में है ही नहीं, ना तो पार्ट डिस्पोजल है, ना तुम्हारे को कुछ ये बताया हुआ कि एंड में सेल किया, मिड में सेल किया, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 100% ऑफ द सब्सिडरी रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। मतलब जब तक हमारी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडरी को हमने यहाँ पे सेल किया, दिस इज़ 1 अप्रैल, दिस इज़ 31 मार्च। अगर हमने सब्सिडरी को इस डेट को सेल किया है तो यहाँ तक के जितने भी हमारी कैलकुलेशन थी, सारी सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, सब कुछ हमें प्रोरेट करके सारा रिजल्ट्स कंसोलिडेट करना पड़ेगा। घबराना मत, तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर हमने लेट्स से 31 दिसंबर को सब्सिडरी को सेल कर दिया तो 31 दिसंबर तक के जो भी इसकी वर्किंग थी, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या जो भी हमारा था, उस सब को हम प्रोरेट करेंगे। जैसे 9 मंथ्स हो गया तो 9 डिवाइड बाय 12 करके टोटल सेल्स को प्रोरेट करेंगे। ठीक है, ये है 100% ऑफ सब्सिडरी रिजल्ट्स कंसोलिडेटेड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। और सेकंड, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ये गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकालते हैं ये हम कैलकुलेट आगे करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, जब तक हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया है तब तक के सारे रिजल्ट और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। बैलेंस शीट में क्या आएगा, अब तुम सोच रहे होगे कि सर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में है वैसे बैलेंस शीट में भी जितने भी उसके एसेट्स वगैरह हैं सबको हम प्रोरेट कर लेंगे, है ना। बैलेंस शीट में भी 9/12 करके सारे एसेट्स को प्रोरेट कर लेंगे। लेकिन गाइस, बैलेंस शीट कभी भी पूरे साल की नहीं बनती है। बैलेंस शीट इज़ नॉट फॉर द ईयर। बैलेंस शीट बनती है इस डेट को कि इस डेट पे कंपनी के पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटी हैं, तभी हम बोलते हैं बैलेंस शीट एज एट कि इस डेट को। प्रॉफिट एंड लॉस में बोलते हैं फॉर द ईयर एंडेड कि इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। सो बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर डेट की देखते हैं। तो अब सोचो, जब इस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहाँ पे तो सब्सिडरी को सेल कर दिया, तो दैट मीन्स सब्सिडरी का कोई भी एसेट इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो एट द ईयर एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय द पेरेंट एंड देयरफॉर द डिस्पोज सब्सिडरी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड जो गेन और लॉस हमारा ऑलरेडी आया था वो हमने ऑलरेडी इंक्लूडेड विद इन रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें इसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। तो ये याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, हम प्रोरेट करेंगे
प्रोरेट करेंगे और प्रोरेट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस दिखाएंगे, प्रॉफिट ऑन लॉस और सेल ऑन डिस्पोजल। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ भी नहीं आएगा सब्सिडरी से रिलेटेड, जो भी प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ रखा है। अब आती है कैलकुलेशन कि हम गेन ऑन डिस्पोजल कंसोलिडेशन के लिए कैसे निकालेंगे। सो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को गाइज लर्न करनी है, क्योंकि इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो डिस्पोजल के केस में अब कोई चीज़ हम बेचते हैं, हम कैसे करते हैं, सेल वैल्यू क्या थी माइनस कॉस्ट, वो आता है हमारा प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट, उससे आता है हमारा प्रॉफिट। अब कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ कैलकुलेट कर ली जब इंडिविजुअल पेरेंट्स अपनी बुक्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम अपना ही एक वेंचर बेच रहे हैं, क्योंकि अब सब्सिडरी है वो, क्योंकि ग्रुप बुक्स बना रहे हैं। तो सेल प्रोसीड, सेल कर कितने की सेल हुई, माइनस करेंगे ये तीनों चीज़ें, ये ध्यान से सुनना, तीनों चीज़ें नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस डेट को हमने एसेट को, जिस डेट को सब्सिडरी सेल की है उस डेट को नेट एसेट की वैल्यू क्या है। तो नेट एसेट जैसे हम निकालते थे सारा शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग जितना भी था, अब हम पहले निकालते थे एक्विजिशन, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग डेट की जगह हम निकालेंगे ऑन डिस्पोजल, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पे तो हमारा एसेट है ही नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे तो हमने सब्सिडरी को बेच ही दिया। तो दैट मीन्स रिपोर्टिंग डेट पे ही अगर सब्सिडरी है तो फिर तो सेल तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि है हमारे पास। तो नेट एसेट्स ऑन डिस्पोजल निकालना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आएगा बड़ा, तो सिर्फ पता होना चाहिए नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, नेट गुडविल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल एंड एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो जब हम गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कितने का बेचा माइनस तीनों चीज़ें, नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, नेट गुडविल एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, एनसीआई ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे इन तीनों में से। सो दिस मीन्स नेट एसेट्स प्लस नेट गुडविल माइनस डिस्पोजल, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इन तीनों का सेट बनेगा नेट एसेट्स ऑन डिस्पोजल, नेट गुडविल एट द डेट ऑफ डिस्पोजल माइनस नेट एनसीआई एट द डिस्पोजल, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, पॉज करके बस ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, आगे इन्हीं के फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जस्ट पॉज दिस एंड लर्न इट कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप वाली बनाते हैं तो उसमें हम कैसे कैसे शो करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं गाइस आगे। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एट द रेट ऑफ डिस्पोजल, मतलब नंबर 1 ये कैसे निकालेंगे, नंबर 1 कैरिंग अमाउंट यानी नेट गुडविल एट डिस्पोजल कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, जैसे हम नॉर्मल गुडविल निकालते थे ये बिल्कुल बिल्कुल 100% वैसा ही है, सेम एज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जैसा हम करते आए हैं। कैसे निकालते थे गुडविल, अमाउंट पेड यानी इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, या तो फेयर वैल्यू मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड, कोई भी मेथड हो, एनसीआई एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। इसमें से हम माइनस करते थे नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, अभी तक हमने क्या किया था, अमाउंट पेड प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन, तो ये हमारी आती थी गुडविल। अब गुडविल पे हम इम्पेयरमेंट करते थे, तुम्हें याद होगा इम्पेयरमेंट होती थी पूरे साल की, जैसे हमने इस डेट को एक्वायर किया, यहाँ हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो हम यहाँ पे गुडविल निकालते थे, तो हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर गुडविल की वैल्यू कम हो गई हो, इम्पेयर हो गई हो, तो वो इम्पेयरमेंट हम माइनस करते थे। अब हमने अगर यहाँ पे अपनी फर्म बेच दी तो हम यहाँ तक की इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स इम्पेयरमेंट टू डेट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दी, यहाँ की गुडविल एट डिस्पोजल हमें मिल गई। कितनी सिंपल थी गाइस, क्या कुछ भी नहीं था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई जो भी तक हम करते आए हैं, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, गुडविल आ गई, उसमें लेस इम्पेयरमेंट गुडविल एट डिस्पोजल।
ठीक है, इस फॉर्मूले को भी एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आता है एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। सो अच्छा, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट कैसे निकालेंगे हम, मतलब नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, ये कैसे निकालेंगे। सो द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल विल बी नेट एसेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी अगर ये पूरा साल है, इस डेट को हमने एक्वायर किया था, सो नेट एसेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड इस डेट के, प्रॉफिट और लॉस फॉर करंट पीरियड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, कि जिस डेट को हमने एसेट को सेल किया है, यानी सब्सिडरी को सेल किया है, इस पीरियड के अगर प्रॉफिट थे तो ऐड हो जाएंगे, लॉस तो माइनस। कैसे, नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं हम, शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिटेन अर्निंग। तो अगर हमने यहाँ तक कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा, है ना, एनसीआई उसका सब्सिडरी का। और अगर हमारा लॉस हुआ है तो रिटेन अर्निंग में माइनस हो जाएगा। दैट इज प्रॉफिट और लॉस फॉर करंट पीरियड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। अगर हमने इस पीरियड में कुछ डिविडेंड भी दिया है, अब डिविडेंड जब हम देंगे तो हमारे प्रॉफिट कम होते हैं, तो अगर हमने डिविडेंड भी कुछ दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो हम वो भी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो दैट विल बी नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, कि पहले हमारे एक तरह से नेट एसेट्स कितने थे, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो माइनस। और अगर हमने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया तो उससे भी हमारा नेट एसेट्स कम हो जाते हैं, तो डिविडेंड से नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। सो ये हमारे आ जाएंगे नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है गाइस, समझ आ गया। दोबारा बता देता हूँ, अगेन अगेन अगेन, क्योंकि लर्निंग है इसमें। जो भी नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या बॉट फॉरवर्ड थे, ओपनिंग वैल्यू प्लस अगर प्रॉफिट हुआ था माइनस अगर लॉस हुआ था, और अगर हमने डिविडेंड दिया था तो वो भी माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो अब हमें नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब निकालना है एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब एनसीआई डिस्पोजल डेट पे कैसे निकालते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट एनसीआई एट डिस्पोजल। अगर फेयर वैल्यू मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे एनसीआई एट एक्विजिशन। एक्विजिशन के टाइम पे एनसीआई कितनी थी, जितने भी, अब यहाँ पे भी सेम 1 अप्रैल 31 मार्च, यहाँ पे एनसीआई क्या थी, उसके बाद जैसे इस डेट को सेल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक के जो भी प्रॉफिट्स थे, यहाँ से यहाँ तक के जो भी प्रॉफिट्स थे, उसमें एनसीआई का शेयर कितना था, यहाँ से यहाँ तक के प्रॉफिट्स में एनसीआई का शेयर कितना था, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर हमारी गुडविल इम्पेयर हुई थी तो इम्पेयरमेंट यहाँ से हम कर देंगे माइनस, फेयर वैल्यू मेथड में इम्पेयरमेंट यहाँ से कर देंगे माइनस, तो वो हमारा आ जाएगा एनसीआई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो अभी तक जब हमने पुराना चैप्टर पढ़ा था, हमने कैसे करा था, एनसीआई ऑन एक्विजिशन प्लस एनसीआई परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट, हम यही ऐड करते थे, यही करा था हमने। और पोस्ट एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट थे एनसीआई का शेयर ऐड करते थे। सेम चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे है, एग्जैक्टली सेम चीज़, एनसीआई ऑन एक्विजिशन प्लस पोस्ट प्रॉफिट उसमें शेयर और इम्पेयरमेंट में शेयर। यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है, फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि हम पूरे साल का प्रॉफिट या पोस्ट रिटेन प्रॉफिट लेने की बजाय सिर्फ डिस्पोजल तक का कैलकुलेट करते हैं। रेस्ट एवरी कैलकुलेशन इज सेम। यहाँ दिखाया थोड़ा अलग हुआ है बट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक प्रीवियस चैप्टर, एग्जैक्टली सेम। तो फेयर वैल्यू मेथड, इसके बाद हमारा आता है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में तुम्हें याद होगा कि गुडविल की इम्पेयरमेंट जो होती थी उसको हम नहीं दिखाते थे। तो सेम एनसीआई ऑन एक्विजिशन, एनसीआई परसेंटेज ऑफ रिटेन प्रॉफिट टिल ये पूरा साल था, टिल डिस्पोजल तक के जो भी प्रॉफिट थे उसमें एनसीआई का शेयर, बस दैट विल बी एनसीआई। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जैसा हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बिल्कुल सेम एनसीआई का तरीका है। सिर्फ फ़र्क क्या है, जिस दिन डिस्पोजल किया है वहाँ तक की कैलकुलेशंस करते हैं, दैट्स इट।
ठीक है। अब इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में नहीं करा रहा क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि ये बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, तो ये तुम्हें नहीं करना, इसको जस्ट स्किप कर दो, चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हमें बुक्स बनानी है, अच्छा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। सो लेट्स डू वन थिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 में क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग इन हेग्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम देखेंगे सेल प्रोसीड्स। हेग हैज हेल्ड 60% इन्वेस्टमेंट इन मॉड फॉर सेवरल ईयर्स यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड टू वैल्यू द एनसीआई इंटरेस्ट। तो फेयर वैल्यू मेथड से एनसीआई निकल रही है। अ क्वार्टर ऑफ द गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड, दैट मीन्स 1/4 गुडविल इम्पेयर हुई है, और फेयर वैल्यू मेथड है तो एनसीआई में भी इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट जाएगा। द ग्रुप ईयर एंड इज 31 December 2005. A disposal of this investment has been made on 1st October 2005 for sale proceeds of 10,000. 10,000 का हमने इसको सेल किया था। ठीक है, तो इंडिविजुअल में हम दिखाते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस वॉज 10,000 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000। दिस इज तो 4,000 का हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। अरे वाह, सिंपल। सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आ गया प्रॉफिट इंडिविजुअल में। कंसोलिडेटेड में हमारा गुडविल का निकालने का, उसका निकालने का तरीका क्या था, क्या तरीका होता था हमारा, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला वाज, ये आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमें ये निकालना है, सेल वैल्यू माइनस हम करते थे इसमें से नेट एसेट्स ऑन डिस्पोजल, नेट गुडविल ऑन डिस्पोजल और एनसीआई ऑन डिस्पोजल। तो हमारी ये वैल्यू, इसको हम करते थे इसमें से माइनस, जो भी सेल फिगर यहाँ 10,000 है, सेल फिगर में से जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम कर देंगे माइनस, इस टोटल को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देख लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एंड एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल। सो नेट एसेट एट डिस्पोजल हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। एक सेकेंड गाइस, नेट एसेट एट डिस्पोजल 2,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो नेट एसेट ऑन डिस्पोजल इज 3,000। अब आता है गुडविल ऑन डिस्पोजल। अब गुडविल ऑन डिस्पोजल का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था अमाउंट पेड फॉर परचेज 6,000 प्लस एनसीआई ऑन एक्विजिशन। एनसीआई ऑन एक्विजिशन इज 1,000, दिस इज टोटल 70,000 माइनस नेट एसेट ऑन एक्विजिशन। नेट एसेट ऑन एक्विजिशन इज 2,000। आई थिंक मैं 70,000 लिख गया, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, हाँ तो 7,000। नेट एसेट ऑन एक्विजिशन इज 2,000, तो ये हमारा आ गया 5,000 इज गुडविल ऑन एक्विजिशन। अब गुडविल ऑन एक्विजिशन में मैं माइनस करता था इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट कब तक करूँगा, टिल डिस्पोजल। तो 31 अक्टूबर को, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्वार्टर ऑफ द गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड, अ क्वार्टर ऑफ गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड। अब गुडविल हमारी थी 5,000, सो क्वार्टर ऑफ गुडविल दैट मीन्स 5,000 इंटू 1/4, 1,250, ये गुडविल हमारी इम्पेयर होगी। इम्पेयर होने के बाद आज की डेट में 5,000 माइनस 1,250 दैट मीन्स 3,750 की हमारी गुडविल ऑन डिस्पोजल आ गई। सो गुडविल ऑन डिस्पोजल इज 3,750। दोबारा से नॉर्मल गुडविल माइनस इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट लिखा हुआ है अ क्वार्टर ऑफ गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड, तो गुडविल थी 5,000, तो 5,000 इंटू क्वार्टर माइनस करके दिस इज द गुडविल ऑन डिस्पोजल, ये आ गई। अब आता है एनसीआई ऑन डिस्पोजल। अब एनसीआई हम फेयर वैल्यू मेथड निकाल रहे हैं, तो इम्पेयरमेंट को भी यहीं छोड़ देता हूँ। तो एनसीआई ऑन एक्विजिशन, एनसीआई ऑन एक्विजिशन इज 1,000। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स या लॉस, अब ये देखते हैं। सो नेट एसेट ऑन डिस्पोजल थे 3,
नेट एसेट ऑन एक्विजिशन इज दिस, तो इनके बीच का डिफरेंस 1000 हमारा आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। याद है जब निकालते थे एक्विजिशन और रिपोर्टिंग पीरियड फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नेट एसेट्स के अंदर, तो डिफरेंस को हम यहाँ लिखते थे। सेम चीज़ हमने यहाँ करी टोटलिटी में कि एट एक्विजिशन हमारे नेट एसेट से 2000, एट डिस्पोजल हमारे नेट एसेट से 3000, देयरफॉर हमारा इंक्रीज कितना हो गया 1000 का। दैट मीन्स हमने इस पीरियड में 1000 का प्रॉफिट अर्न किए। तो NCI एक तो हमें दिया हुआ है 1000 प्लस पोस्ट या टिल डिस्पोजल शेयर। टिल डिस्पोजल हमारा प्रॉफिट था 1000, इसमें NCI का शेयर 40%, तो दैट मीन्स 400, तो 400 इसमें ऐड हो गया। उसके बाद गुडविल कितनी इम्पेयर हुई है 1250 माइनस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल में जो भी NCI का शेयर था, तो 1250 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो 1250 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, दिस इज 500, ये यहाँ से हो जाएगी माइनस। सो NCI ऑन डिस्पोजल विल बी 900, ये 900 यहाँ आ गई, तो यहाँ से माइनस होगा 3000 प्लस 3750 माइनस 900, सो ये आ गया 5850। सो दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आएगा 5850 माइनस 10,000, सो दिस इज 4150। 4150 विल बी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो NCI नेट एसेट्स और डिस्पोजल हमें क्वेश्चन में गिवन थे। नेट गुडविल मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बता दी, NCI एंड डिस्पोजल यहाँ मैंने कैलकुलेट करके बता दी। सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर इज सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लो, ये चैप्टर हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ भी और नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आ गया। बहुत सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ लेना इसको, बहुत ज़्यादा डिटेल में बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके सिर्फ एग्जाम किट के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।